अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें हम पढ़ रहे थे जनरल प्रॉपर्टीज़ और ट्रेंड ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स, फर्स्ट ए ग्रुप का और सेकंड ए ग्रुप का। तो उसमें पढ़ चुके थे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, एक उसमें रहता था नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का कहता है, क्योंकि हम इनमें दो चीज़ें पढ़ रहे थे, एक सॉल्युबिलिटी और दूसरा इनकी डीकम्पोजिशन। तो वो कहता है नाइट्रेट में देखें तो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, इन तमाम के नाइट्रेट जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। अच्छा, इसकी हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे कि डाउन द ग्रुप जो है सॉल्युबिलिटी का इफ़ेक्ट क्या है। आप इसको डायरेक्ट याद करेंगे कि ये नाइट्रेट वाहद ऐसे हैं इन दोनों ग्रुप के जो कि वाटर सॉल्युबल हैं। यहाँ डिस्कशन जो है वो इसकी है डीकम्पोजिशन की। तो आप लोगों ने ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, इन सब में बाकी डिस्कशन जो है वो करनी है कि कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल है, कहाँ सॉल्युबिलिटी कम है। तो इसके अंदर सॉल्युबिलिटी का इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ नाइट्रेट का ये लिखा गया कि सारे के सारे ही सॉल्युबल हैं, उसमें डिफरेंस नहीं लिखा गया कि कोई ज़्यादा है या कम है, इसलिए हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। डीकम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे कि डीकम्पोजिशन का क्या आइडिया है। तो वो आइडिया हम लोग पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है और सेकंड ए ग्रुप की फर्स्ट ए ग्रुप से पोलराइजेशन पावर जो है वो ज़्यादा है। तो इसलिए इनका इफ़ेक्ट जो है डीकम्पोजिशन का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर हम देखें लिथियम का नाइट्रेट, इसी तरह से अगर देखें सेकंड ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट, और फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम के अलावा देख लें सोडियम नाइट्रेट या पोटाशियम नाइट्रेट, तो इनमें डिफरेंस आएगा डीकम्पोजिशन में। कैसा डिफरेंस होगा? हमने कल कहा था कि अगर पोलराइजेशन पावर ज़्यादा हुई, देखिए जब ये बॉन्ड बना तो इसमें इस कैटाइन ने पोलराइज करना है नेगेटिव आयन ऑक्सीजन को, ठीक है। तो जब पोलराइजेशन कैटाइन की ज़्यादा होगी, इसका मतलब है उसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ऑक्सीजन वाले बॉन्ड की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो जिस वजह से अगर हम देखें तो जिस कैटाइन ने ऑक्सीजन को ज़्यादा पोलराइज कर दिया, तो उसको पोलराइज करने की वजह से क्या होगा कि ये वाले जो इनके साथ बाकी जो एलिमेंट अटैच हैं वो इसमें से इजीली हीट करने पर रिमूव हो जाते हैं। मतलब अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि आप लिथियम का, बेरिलियम, मैग्नीशियम का, यानी कि यही ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है, आप इनका कार्बोनेट देख लें, इनका नाइट्रेट देख लें, इनके अंदर बॉन्डिंग की अगर हम शो करें तो ऐसे शो करते हैं। देखें ये है नाइट्रेट, ठीक है, ये मैंने NO3 लिखा और एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया। इसी तरह से यहाँ है मेटल का कार्बोनेट, ये CO2 और ये लिखा। अगर इस बॉन्ड की पोलराइजेशन यानी कि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला मेटल ऑक्सीजन का, तो क्या होगा, ये कब स्ट्रॉन्ग होगा? जितनी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, बाकी ये वाला जो बॉन्ड है ये हीट करने से इजी क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। तो मैंने जो बात लिखी थी कल के पोलराइजेशन पावर ज़्यादा, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, जिस बॉन्ड की मैं पोलराइजेशन कह रहा हूँ उसकी लेटेस्ट एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं, और वही बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल भी होता है, वो डीकम्पोज नहीं होता। तो देखें यहाँ पर ये बॉन्ड की मैं अगर बात कर रहा हूँ, यहाँ पोलराइजेशन हो रही है, तो हीट करने से ये होना चाहिए था कि बॉन्ड यहाँ से टूटता, लेकिन बॉन्ड यहाँ से नहीं, यहाँ से टूटेगा। तो इसका मतलब आप लिथियम का नाइट्रेट ले लें, आप इसका कार्बोनेट ले लें, इसको हीट करने पर चूँकि इसका ऑक्सीजन से बॉन्ड बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, तो ये बनेगा Li2O, साथ इसमें से क्या रिमूवल हो जाएगा, NO2। आप मैग्नीशियम ले लें, यहाँ भी बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ किसकी एवोल्यूशन होगी, NO2 की, ठीक है। लेकिन अगर हम ये ले लें लेस पोलराइजेबल कैटाइन, जैसा कि सोडियम है और पोटाशियम है, सीजियम है, इनकी पोलराइजेशन पावर कम है, तो यहाँ इनका जो बॉन्ड है वो उस तरह का स्ट्रॉन्ग नहीं है।
पहली बात कि ये इजीली डीकम्पोज भी नहीं होंगे। ये इजीली डीकम्पोज इस वजह से हो जाएंगे कि आगे बनने वाले कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी इनसे क्या हो रही है, ज़्यादा। तो ये इजीली डीकम्पोज नहीं होते। अगर हम इनको डीकम्पोज करें तो ये ऑक्साइड में नहीं बल्कि डिफरेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो वो कहता है इनको हीट करने से प्रोडक्ट बनता है सोडियम नाइट्राइट और साथ एवोल्यूशन किसकी होती है, ऑक्सीजन की। यहाँ इनमें भी ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, इनमें भी, लेकिन इनके क्या बनेंगे, ऑक्साइड बनेंगे। तो ये यहाँ पर इनका जो है वो डिफरेंट आइडिया है। यही आइडिया मैंने कल हमने कार्बोनेट में भी लास्ट टाइम देखा था कि कार्बोनेट को जब हम हीट करते थे लिथियम के तो उधर भी ऑक्साइड बन जाता था, साथ CO2 निकल जाती थी, ठीक है। और अगर हम बेरिलियम का देखें और उसके साथ साथ मैग्नीशियम का देखें तो उनमें भी ऐसा ही था। हाँ, उनमें डाउन द ग्रुप जाते हुए हमने ये भी कहा था डीकम्पोजिशन जो है वो ईजी नहीं होगी, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पर कहा। तो डीकम्पोजिशन जो है वो ईजी तब होती है जब ऑक्साइड के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा पोलराइजेशन हो। तो ये था इफेक्ट हमारे पास नाइट्रेट का। अब आ गया हमारा टॉपिक इस चैप्टर का जो है लॉन्ग क्वेश्चन, पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। हमने जितने पीछे ट्रेंड पढ़े हैं ऑक्साइड का, कार्बोनेट का, नाइट्रेट का, ये सारे के सारे ही हमारे पास पिकुलियर बिहेवियर के अंदर आ जाएंगे लिथियम के। तो हर हमने देखा था ग्रुप का फर्स्ट मेंबर जो है वो अपनी फैमिली से क्या करेगा, एक डिफरेंट बिहेवियर, एनेमोलस बिहेवियर शो करेगा और इस बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, पिकुलियर बिहेवियर बोलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लिथियम और लिथियम का पिकुलियर बिहेवियर। पिकुलियर या हम इसको क्या बोलेंगे, एनेमोलस बिहेवियर। तो लिथियम क्यों शो करती है अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर? नंबर 1, इट इज़ लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। बाकी ग्रुप की निस्बत देखें तो ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, स्मॉल साइज़ है इसका। नंबर 2, ग्रुप के अंदर सबसे स्मॉल साइज़ इस एलिमेंट का है, हार्डर मेटल है ये वाली, ठीक है। इसकी शील्ड करने के लिए सिर्फ इनर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। शील्डिंग पावर भी यहाँ पर कम है, तो जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इसके साथ इसकी चार्ज डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है कि चार्ज तो इन सब पर एलिमेंट पर एक आएगा, लेकिन इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है बाकी ग्रुप की निस्बत। क्यों? इसका चार्ज सिमिलर है और साइज इसका क्या है, बाकी ग्रुप की निस्बत स्मॉल है। तो ग्रुप के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी जो है इसकी है। इन प्रॉपर्टी की वजह से हम देखेंगे कि इसका बाकी ग्रुप मेंबर से क्या बनेगा, डिफरेंट बिहेवियर बनेगा। कैसे कि हम नंबर 1 लिखते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज इट इज़ मच हार्डर, ठीक है। ये बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत बहुत ज़्यादा हार्डर है। आप इसी के नीचे देखें तो जो आती है सोडियम, वो सॉफ्टर है कि आप उसको चाकू से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो नंबर 1, इट इज़ हार्डर एज़ कम्पेयर टू द अदर अल्कली मेटल। नंबर 2 कि चूँकि ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है जो और लेस रिएक्टिव भी है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं। तो अगर हम इसको नॉर्मली वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये वाटर से उतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करती जितना कि दूसरी अल्कली मेटल जो हैं वो रिएक्ट करती हैं। तो इसलिए उसके रिएक्शन के हवाले से उसने लिखा इट रिएक्ट स्लोली विद वाटर, क्योंकि ये लेस क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तीसरे लफ्ज़ों में हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ आ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। बाकी ग्रुप के अंदर देखें तो उनके हवाले से ये बहुत ज़्यादा क्या होगी, लीस्ट रिएक्टिव मेटल भी होगी। चूँकि इसका स्मॉल साइज़ है तो स्मॉल साइज़ होने की वजह से जो इसके कंपाउंड्स होंगे, जो ये बॉन्ड बनाएगी, उस बॉन्ड के अंदर कोवलेंट नेचर क्या होगी, ज़्यादा होगी। कोवलेंट नेचर होने की वजह से इसके कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल बहुत कम होंगे, या हम जनरली लिख दें तो वाटर के अंदर क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। जैसा कि हमने देखा था लिथियम का हाइड्रोक्साइड देख लें तो वो वाटर के अंदर जो था वो इनसॉल्युबल था। इसी तरह से हमने लिखा था लिथियम कार्बोनेट देख लें तो वो भी वाटर के अंदर क्या था, इनसॉल्युबल था। क्यों? देखें कार्बोनेट का मैंने अभी समझाया था कि ऑक्सीजन से बॉन्ड बनना है, जितना ज़्यादा ये पोलराइज करेगी, हमने पढ़ा हुआ है पोलराइजेशन ज़्यादा होने से बॉन्ड के अंदर कोवलेंट नेचर जो है वो ज़्यादा आ जाती है। तो
चौथी प्रॉपर्टी के इसके बॉन्ड के अंदर कोवलेंट नेचर ज़्यादा होगी, जिससे वाटर के अंदर क्या होंगे, कम सॉल्युबल होंगे। तो फिर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किन के अंदर आएगी कि अगर हम इसके कुछ कंपाउंड देखें ऑर्गेनिक जो है ग्रुप के साथ, जैसा कि ऑर्गेनिक ग्रुप है अल्काइल, हम ये अल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो अगर हम LIR अल्काइल ग्रुप एक लिख लें तो ये वो वाला कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि इनके कंपाउंड के अंदर आयनिक नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसके एराइल देख लें और इसके साथ साथ इसके अल्काइल, तो ये सारे के सारे ये हम पढ़ेंगे जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि एराइल कहते हैं इस कंपाउंड को हम एराइल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आयनिक नहीं है, ज़्यादा कोवलेंट नेचर शो करता है, तो इस वजह से ये भी किस में सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अच्छा, ये इसकी क्या बन गई, चौथी प्रॉपर्टी बन गई। इसी से हम पांचवी प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस करते हैं कि लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं किनके साथ हाईली चार्ज्ड डेंसिटी वाले एनाइन, कहता है लिथियम के जो कंपाउंड्स देखें जिनमें लिथियम ने हाईली चार्ज डेंसिटी वाले एनाइन से बॉन्ड बनाया, वो बहुत वाटर के अंदर क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। जैसा कि ये देखें, इधर से मैंने पॉइंट निकाला, हाईली चार्ज डेंसिटी वाले एनाइन जिनका साइज़ भी स्मॉल है, यहाँ साइज़ स्मॉल है, यहाँ चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये हाईली चार्ज्ड एनाइन्स हैं, तो ये वाटर के अंदर क्या होंगे, इनसॉल्युबल ड्यू टू द कोवलेंट नेचर प्रेजेंट इन देयर बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, इधर से ही हमारा एक और पॉइंट आएगा छठा, कि अगर हम इसके कंपाउंड देखें जैसा कि हाईली चार्ज डेंसिटी एनाइन वालों के साथ, तो उनकी ये नेचर होगी कि वो इजीली क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज, और डीकम्पोज होकर किस में चेंज हो जाएंगे, ऑक्साइड्स में। जैसा कि अगर हम बात करें लिथियम हाइड्रोक्साइड की, हम बात करें लिथियम कार्बोनेट की, हम बात करें लिथियम नाइट्रेट की। ठीक, तो ये सारे के सारे जो होंगे लिथियम वाले कंपाउंड्स, ये हाईली चार्ज डेंसिटी वाले एनाइन हैं। तो इसके अंदर हम बात कर चुके हैं कि इसमें मेटल का ऑक्सीजन से बॉन्ड बनता है स्ट्रांगली, तो उसके साथ बाकी जो एलिमेंट होते हैं बाय हीटिंग वो रिमूव हो जाते हैं। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या बन गई कि इनके जो कंपाउंड्स होंगे वो इजीली क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे, और डीकम्पोज होकर किस में चेंज होंगे, ऑक्साइड्स में। Li2O साथ क्या रिमूवल होगी, वाटर की। इसी तरह से Li2CO3 यहाँ भी बनेगा Li2O, साथ किसकी रिमूवल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। लिथियम नाइट्रेट Li2O, साथ किसकी एवोल्यूशन होगी, NO2 की। तो देखें ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई कि इनके कंपाउंड्स जो हैं वो इजीली क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे। अच्छा, सातवीं प्रॉपर्टी कि चूँकि लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं इथाइन के साथ, एसिटाइलीन के साथ इसको हीट करें, ये होती है एसिटाइलीन, जिसको हम नॉर्मली इथाइन कहते हैं। ये प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल की कि अगर हम इसका रिएक्टिव मेटल के साथ इथाइन को हीट करें तो चूँकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं और प्रोडक्ट बनाती हैं। उस प्रोडक्ट का नाम होता है एसीटेलाइड। एसिटाइलीन से जब उसके हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बन जाता है, एसीटेलाइड। तो इस प्रोडक्ट का नाम होगा सोडियम एसीटेलाइड। ठीक, और साथ किसकी एवोल्यूशन होगी, हाइड्रोजन की। ये हाइड्रोजन कब निकलेगी, जब ये एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन को इवॉल्व करवाएगा। देखें यहाँ 0 है, यहाँ प्लस है, तो इसने इजीली इलेक्ट्रॉन दे दिया। लिथियम बहुत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन नहीं देती, उसको इसके साथ हीट करें तो वो कहता है ये वाहद ऐसा एलिमेंट होगा अल्कली मेटल में जिसका एसिटेलाइड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो देखें ये भी इसका क्या बन चुका, पिकुलियर बिहेवियर बन चुका। फिर एक और हम बिहेवियर पढ़ चुके हैं कि अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो लिथियम वो एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड नॉर्मल होता है। सोडियम की बात करें तो उसका ऑक्साइड होता है पर,
और पोटाशियम की बात करें तो उसका ऑक्साइड क्या होता है, सुपर। ये भी इनमें डिफरेंस आ गया, ये पर ऑक्साइड बनाएगा और लिथियम क्या बनाएगी, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, फिर हमने देखा था 9वीं प्रॉपर्टी, यहीं से हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि लिथियम वो एलिमेंट है इस ग्रुप का वाहद जो कि डायरेक्ट कार्बन से मिलेगा और क्या बना लेता है, लिथियम कार्बाइड। इसी तरह से लिथियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेती है, लिथियम नाइट्राइड। तो ये भी प्रॉपर्टी लिथियम की है। बाकी ग्रुप मेंबर जो हैं वो ना तो कार्बाइड बनाते हैं और ना ही साथ वो क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट 10वीं प्रॉपर्टी इसकी, यहाँ कोई 12, 13, 14 दी गई हैं, मैंने इनको यहाँ से 1, 2 को मर्ज करके पढ़ाया। तो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 8 ज़रूरी तौर पर याद करनी है। इसमें से नाइट्राइड कार्बाइड वाली बहुत इंपॉर्टेंट, एसीटलाइड वाली बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके साथ ये कार्बोनेट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाटर वाली बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ साथ ये कोवलेंट नेचर वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने ज़रूरी तौर पर जो है वो याद करनी है। और एक लास्ट वाली जो हम 10वीं पढ़ने लगे हैं कि अगर हम इनके हैलाइड देखें, ये है लिथियम हैलाइड, ये है सोडियम हैलाइड, कहता है इनमें भी डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये कि आप इसको वाटर में सॉल्यूबल करें, वाटर में डिज़ोल्व करें तो इसकी जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, वो आती है पॉजिटिव, और इनकी आती है नेगेटिव, यानी कि इसका रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। और बाकी अगर हम देखें तो इनकी जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ ये जो प्रोसेस है ये क्या है, एंडोथर्मिक। तो ये भी इनके अंदर डिफरेंस आ गया कि लिथियम क्लोराइड की हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव और सोडियम क्लोराइड की क्या होगी, पॉजिटिव। अच्छा, ये नेगेटिव या एक्सोथर्मिक क्यों होगी कि अगर हम इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे और इसको, तो यहाँ इसका कैटाइन आएगा पॉजिटिव और इसका भी कैटाइन आएगा पॉजिटिव। देखें, डिज़ोल्व होने पर जब ये डिज़ोल्व होंगे तो ये आयंस आपस में से सेपरेट होंगे। ठीक है, इसके लिए जो हीट लगती है इनको सेपरेट करने के लिए, उसको हम नॉर्मली कहते हैं लेटस एनर्जी। ठीक है, उसके बाद जब ये सेपरेट होंगे तो ये पानी के अंदर आयंस होंगे हाइड्रोलाइज, मतलब कि ये वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे। तो जितना ज़्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा उतनी उसमें से हीट इवॉल्व होगी। हम उस एनर्जी को भी पढ़ चुके हैं, उसको बोला करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो टोटल हीट ऑफ सॉल्यूशन होता है हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लेटस एनर्जी। ठीक है, तो जिस आयन की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी वो हमें पता है सिंपल लिथियम की ज़्यादा है। तो जितनी जिसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव। अगर जिसकी जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन नेगेटिव में आएगी उतनी उसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब है लिथियम क्लोराइड के साल्ट की हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद करना है, और वीडियो को देखकर लाइक और कमेंट जो है वो आप लोगों ने ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।